क्या होगा अगर आप अचानक 600 वर्ष पुराने समय में पहुंच जाएं, जहां चारों ओर युद्ध हो रहा हो और तलवारों की खनखनाहट गूंज रही हो। आज हम इसी रोमांचक फिल्म टाइमलाइन 2003 को समझाने वाले हैं। बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक इंसान जंगल में भाग रहा होता है और उसके पीछे घोड़े पर सवार सैनिक लगे होते हैं। तभी एक सैनिक उस इंसान को मार देता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एक आदमी बंजर इलाके से अपनी कार में जा रहा होता है। तभी वही घायल इंसान अचानक जंगल से निकलकर उसकी कार के सामने आ जाता है और बेहोश हो जाता है। वह आदमी कार से निकलकर उसके पास जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर मृत शरीर की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसकी नसें कटी फटी हैं और हड्डियां अजीब तरीके से जुड़ी हुई हैं, जैसे किसी कागज को काट कर जोड़ा गया हो। मरे हुए इंसान के गले में एक लॉकेट मिलता है जिस पर आईटीसी लिखा होता है, जो एक कंपनी का नाम है। डॉक्टर वहां कॉल करते हैं। थोड़ी देर में आईटीसी से फ्रैंक गॉर्डन नाम का व्यक्ति आता है। तभी पता चलता है कि मृत इंसान का नाम विंसेंट टॉम है और फ्रैंक उसकी बॉडी लेने आया है। अभी रॉबर्ट नामक व्यक्ति का फ्रैंक गॉर्डन को फोन आता है, जो आईटीसी का हेड होता है। वह गॉर्डन को टॉम की बॉडी और एक्सरे वगैरह सब कुछ लेकर आने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम टाइम ट्रैवल करके किसी और समय में गया था, जो आईटीसी कंपनी द्वारा कराया गया था। और जो लॉकेट टॉम के गले में मिला था, वह एक मार्कर था जिसकी मदद से वह वर्तमान में वापस आ पाया था। तभी गॉर्डन के पास खड़ा एक पुलिस अधिकारी बताता है कि टॉम मरने से पहले कासल गार्ड नाम बार बार दोहरा रहा था। गॉर्डन कहता है, यह अमेजमेंट पार्क का नाम है। अब दृश्य बदलता है और हमें एक पुरातत्व वैज्ञानिकों की टीम दिखाई जाती है। इस टीम के हेड होते हैं प्रोफेसर एडवर्ड जॉनसन, और इसी टीम में एक लड़का होता है जिसका नाम है आंद्रे मैरिक, जो सभी को बताता है कि कासल गार्ड 600 वर्ष पुराना एक गांव था जहां अंग्रेज सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। आंद्रे मार्क बताता है कि फ्रेंच आर्मी ने अंग्रेज सैनिकों को भगाने के लिए उनसे युद्ध किया था। वह बताता है कि अंग्रेज सेना के कमांडर लॉर्ड ओलिवर ने फ्रेंच आर्मी के कमांडर अर्नॉड की बहन लेडी क्लियर को बंदी बनाकर सबके सामने फांसी दे दी थी, जिससे फ्रेंच आर्मी भड़क गई और अंग्रेजों को हरा दिया। इसके बाद क्रिस ग्रेव नाम का लड़का, जो प्रोफेसर का बेटा होता है, अपने पिता को इस्त्री करते समय मिलता है। फिर क्रिस केट नाम की एक लड़की के पास जाता है, जो प्रोफेसर के अधीन सुरंग की खुदाई कर रही होती है। क्रिस के अचानक आने से केट डर जाती है। क्रिस उसके लिए ड्रिंक लेकर आया होता है। दोनों बैठकर पीते हैं। थोड़ी देर में केट वहां से चली जाती है। अगले सीन में क्रिस मैरिक के पास जाता है और कहता है कि बीते हुए कल में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैरिक क्रिस को खुदाई में निकली एक कब्र के पास लेकर जाता है और बताता है कि यह 600 साल पुरानी है, जिसमें फ्रेंच नाइट और उसकी लेडी एक साथ है। मैरिक बताता है कि इस मूर्ति में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और नाइट का एक कान नहीं है। मैरिक मूर्ति को देखकर कहता है, ये चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इन्होंने अपना इतिहास खुद लिखा। जिस किले में सभी पुरातत्व वैज्ञानिक खुदाई कर रहे होते हैं, वहां अचानक मिट्टी धंसने से एक सुरंग का रास्ता खुल जाता है। सभी वहां पहुंचते हैं। केट और मैरिक रस्सियों के सहारे सुरंग में उतरते हैं। तीनों अंदर पहुंचकर खोजने लगते हैं। तभी मैरिक को एक पुराना दस्तावेजी बॉक्स मिलता है। वे उसे प्लास्टिक बैग में रख लेते हैं। तभी उन्हें दीवार में बनी एक आधी घड़ी हुई मूर्ति दिखाई देती है। अचानक सुरंग की मिट्टी धंसने लगती है, जिससे दोनों बाहर निकलने लगते हैं। तभी मैरिक को एक चश्मे का लेंस मिलता है। बाहर आकर मैरिक बताता है कि यह बाइफोकल लेंस है। तभी साथ में काम करने वाला एक लड़का स्टैन बताता है कि बाइफोकल लेंस की खोज 17वीं शताब्दी में हुई थी। फिर स्टैन उन्हें सुरंग में मिले दस्तावेज दिखाता है, जिसमें प्रोफेसर की लिखावट में मेरी मदद करो लिखा होता है और 1357 की तारीख डली होती है। स्टैन बताता है कि कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये दस्तावेज सचमुच 600 साल पुराने हैं। तभी एक लड़का प्रोफेसर का चश्मा लेकर आता है। क्रिस आईटीसी कंपनी वालों से बात कर रहा होता है। स्टैन लेंस को चश्मे से मिलाता है, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि वह लेंस प्रोफेसर के चश्मे का ही है। पता चलता है कि प्रोफेसर आईटीसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे। क्रिस बताता है कि आईटीसी वाले उन्हें अपने पास बुला रहे हैं और लेने के लिए विमान भेज रहे हैं। सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। विमान से सभी आईटीसी की कंपनी पहुंचते हैं, जहां उन्हें रिसीव करने के लिए ग्रामर नामक व्यक्ति आता है।
जो सभी को आईटीसी के ऑफिस तक ले जाता है। ग्रामर ऑफिस में सभी को बताता है कि उनकी कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती है। वह मशीन का प्रोटोटाइप दिखाता है और बताता है कि इससे टेलीपोर्ट किया गया कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही समय में 1357 में कासल गार्ड में पहुंचता है। तभी वहां रॉबर्ट डॉनिगन नामक व्यक्ति आता है और बताता है कि क्रिस के पिता स्वयं 1357 में टेलीपोर्ट होकर गए थे और वहां फंस गए हैं। डोनिगर क्रिस और उसके दोस्तों से प्रोफेसर को बचाने के लिए 1357 में जाने को कहता है। वह कहता है कि प्रोफेसर को गए 72 घंटे हो चुके हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उनके वापस आने की संभावना कम होती जाएगी। क्रिस गॉर्डन से पूछता है कि मेरे पिताजी वहां कैसे फंस गए। गॉर्डन बताता है कि टेलीपोर्ट होने के बाद उनके पास 1 घंटे का समय था और वहां कुछ गड़बड़ी हो गई और वे जंगल में खो गए। सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पुराने समय के कपड़े पहन लेते हैं ताकि वहां घुल मिल सके। आंद्रे फ्रांसवा से कहता है कि हमें तुम्हारी ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हें फ्रेंच आती है। फ्रांसवा जाने के लिए तैयार हो जाता है। आईटीसी वाले सभी को एक एक मार्कर देते हैं जो उन्हें वापस आने में मदद करेगा। सभी मशीन में जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें 6 घंटे का समय मिलता है। मशीन चालू होती है और सभी तेज आवाज और रोशनी के साथ एक 1357 में एक नदी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नदी से बाहर निकलकर सभी एक जंगल में पहुंचते हैं। वहीं आंद्रे सभी को मार्कर के बारे में समझाता है। तभी एक लड़की भागती हुई आती है जो फ्रेंच में कुछ कह रही होती है। फ्रांसवा बताता है कि वह हमें छिपने के लिए कह रही है। तभी वहां अंग्रेज सैनिक आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। बरेटो नामक व्यक्ति के पीछे एक सैनिक पड़ जाता है। वह एक चट्टान में जाता है। सैनिक उस पर तीर चला देता है। बरेटो के पास ग्रेनेड होता है। वह जैसे ही पिन निकालता है सैनिक एक और तीर चला देता है। तब बरेटो अपना मार्कर दबा देता है जिससे वह वर्तमान में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन ग्रेनेड उसके साथ होता है जिससे वर्तमान में पहुंचते ही विस्फोट हो जाता है और मशीन भी नष्ट हो जाती है। अतीत में मेरिक भागकर एक टूटे हुए पेड़ की जड़ के नीचे छिप जाता है जहां वही लड़की छिपी होती है। सैनिक आते हैं। उनमें से एक उस लड़की को पकड़ लेता है लेकिन मेरिक उसे मार देता है। वर्तमान में सभी परेशान होते हैं। स्टैन डोनिगर से पूछता है कि आपका बैकअप प्लान क्या है। डोनिगर गुस्से में कहता है कोई बैकअप प्लान नहीं है। अतीत में सभी वह फ्रेंच लड़की के साथ अंग्रेज सैनिकों से छिपते हुए कासल गार्ड पहुंचते हैं। फ्रांसवा बताता है कि आज 4 अप्रैल 1357 है, यानी आज ही फ्रेंच आर्मी अंग्रेज सैनिकों पर हमला करेगी और कासल गार्ड जला दिया जाएगा। मेरिक और उसकी टीम लड़की के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अंग्रेज सैनिक उन्हें देख लेते हैं। फ्रेंच लड़की किसी तरह भाग जाती है लेकिन मेरिक और उसकी टीम पकड़ी जाती है। उन्हें लकड़ी के बने एक घर में ले जाया जाता है जहां कुछ लोग तलवार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि उसका नाम लॉर्ड ओलिवर है और वह पूछता है कि उनका नेता कौन है। ओलिवर फ्रांसवा से फ्रेंच में कुछ कहता है। फ्रांसवा बताता है कि उसका मतलब है मैं जासूस हूँ। तभी एक आदमी फ्रांसवा को तलवार से मार देता है और सभी को एक कमरे में बंद कर देता है जहां उन्हें प्रोफेसर भी मिल जाते हैं। सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं। केट कमरे की छत में बने छेद से ऊपर जाती है और किसी तरह दरवाजा खोल देती है। सभी बाहर आते हैं और वहां मौजूद सैनिकों को मार देते हैं। मेरिक सभी को भेजकर खुद फ्रेंच लड़की को बचाने के लिए निकलता है। जैसे ही मेरिक दरवाजे के पास पहुंचता है एक बहुत ताकतवर सैनिक आ जाता है। मेरिक किसी तरह दरवाजे के अंदर चला जाता है और दीवार में छेद कर फ्रेंच लड़की के साथ भाग जाता है। वर्तमान में मशीन फिर से तैयार हो जाती है। अतीत में सभी वापसी के लिए अपने अपने मार्कर दबाते हैं लेकिन मार्कर काम नहीं करता। सभी फिर से अंग्रेज सैनिकों से छिपने लगते हैं। मेरिक फ्रेंच लड़की को लेकर नदी के पार जाता है और बताता है कि किले को आज ही नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की भरोसा नहीं करती। मेरिक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। वह मना कर देती है। जैसे ही वे नदी पार करते हैं फ्रेंच सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। तभी पता चलता है कि वह लड़की लेडी क्लेयर है जो फ्रेंच की राजकुमारी है। उधर क्रिस, केट और गॉर्डन एक मिट्टी और लकड़ी के बने घर में होते हैं। तभी अंग्रेज सैनिक आकर आग लगा देते हैं। फ्रेंच सैनिक लेडी क्लेयर को उसके भाई के पास ले जाते हैं। वह बताती है कि मेरिक ने उसकी जान बचाई है। उसका भाई मेरिक का धन्यवाद करता है। मेरिक उनसे घोड़ा और तलवार मांगता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए और वे दे देते हैं। मेरिक वहां से निकल जाता है। इधर क्रिस और केट एक दीवार के पीछे छिपे होते हैं। प्रोफेसर को अंग्रेज सैनिक फिर से पकड़ लेते हैं।
केट कहती है कि उसे एक सुरंग का पता है जो सीधे किले के अंदर जाती है। फ्रेंच सैनिक कासल गार्ड को जला देते हैं। मैरिक के पीछे अंग्रेज सैनिक पड़ जाते हैं। इधर क्लेयर अपने भाई और सभी फ्रेंच सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही होती है, तभी अंग्रेज सैनिक हमला कर देते हैं। क्लेयर जंगल में भाग जाती है, लेकिन मैरिक पकड़ा जाता है और उसका मारकर छीन लिया जाता है। प्रोफेसर गॉर्डन और मैरिक को अंग्रेज सैनिक ले जाते हैं। तभी उनमें एक आदमी दिखता है जिसे गॉर्डन पहचान लेता है। पता चलता है कि वह आदमी गॉर्डन के साथ वर्तमान से आया था, लेकिन यही रुक गया और खुद को इस माहौल में ढाल लिया। उधर क्रिस और केट किले के नीचे बने फ्रेंच के ठिकाने में जाते हैं। मैरिक और प्रोफेसर को किले में ले जाया जाता है, जहां ओलिवर प्रोफेसर से ग्रीक फायर बनाने को कहता है। जान बचाने के लिए दोनों को उसकी बात माननी पड़ती है। केट और क्रिस सुरंग को ढूंढते हैं जहां उन्हें प्रोफेसर का चश्मा मिलता है। दोनों दीवार तोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इधर प्रोफेसर ने ग्रीक फायर तैयार कर दिया होता है। उससे फ्रेंच सैनिकों पर हमला किया जाता है और जब फ्रेंच सैनिक उसे बुझाने के लिए उसमें पानी डालते हैं तो आग और भड़क उठती है। वर्तमान में मशीन अब भी काम नहीं कर रही होती है। स्टैन और डोनेगर में झगड़ा होने लगता है। अतीत में अंग्रेज और फ्रेंच सैनिकों के बीच युद्ध चल रहा होता है। अंग्रेज सैनिक भारी पड़ रहे होते हैं। तभी क्लेयर के भाई को एक सैनिक बताता है कि मोनेस्ट्री में एक सुरंग मिली है जो लारोक तक जाती है। क्लेयर का भाई सैनिकों के साथ उस सुरंग में जाता है। उधर सुरंग में केट और क्रिस आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता बंद मिलता है। वे निराश हो जाते हैं। ओलिवर लेडी क्लेयर को किले के ऊपर ले जाता है। मैरिक उसे देखता है और क्रोधित हो जाता है। वह किले में धमाका कर देता है, जिससे सुरंग खुल जाती है और क्लेयर का भाई अर्नोल्ड, क्रिस और केट सब किले में पहुंचते हैं। ओलिवर क्लेयर को मारने का आदेश देता है, लेकिन फ्रेंच सैनिक हमला करके रोक लेते हैं। मैरिक लेडी क्लेयर को बचा लेता है। ओलिवर अर्नोल्ड पर भारी पड़ रहा होता है, तभी क्रिस हमला कर उसे रोक लेता है और अर्नोल्ड ओलिवर को मार देता है। फ्रेंच सैनिक भी किले में पहुंच जाते हैं। मैरिक किले के ऊपर एक सैनिक से लड़ रहा होता है, तभी उसका कान कट जाता है। उसे अपनी याद आती है, वही कब्र जो वर्तमान में मिली थी जिसमें एक कान गायब था, वहां मैरिक और लेडी क्लेयर ही थे। क्रिस मैरिक को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मैरिक जाने से इनकार कर देता है। क्रिस वहां से चला जाता है। क्रिस, केट और प्रोफेसर एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। वर्तमान में डोनेगर गलती से मशीन में चला जाता है और उसके पास मार्कर नहीं होता। क्रिस मार्कर दबाता है, जिससे क्रिस और बाकी सभी वर्तमान में लौट आते हैं, जबकि डोनेगर अतीत में पहुंच जाता है और अंग्रेज सैनिकों के हाथों मारा जाता है। अब वर्तमान में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अपनी टीम के साथ खोज कर रहे होते हैं। तभी वहां क्रिस आता है और बताता है कि केट की खोज पूरी हो चुकी है और उसने उन्हें बुलाया है। जैसे ही वे केट के पास पहुंचते हैं, केट उन्हें वही कब्र दिखाती है जिसमें मैरिक का एक कान नहीं होता है और उसमें क्लेयर और मैरिक एक साथ होते हैं। उस कब्र में मैरिक ने अपने दोस्तों के लिए एक पत्र भी लिखवाया होता है, जिसमें वह बताता है कि उसने क्लेयर के साथ बहुत सुंदर जीवन जिया। उसमें मैरिक की मृत्यु की तिथि 1382 और जन्म तिथि 1932 लिखी होती है और इस तरह मैरिक ने इतिहास को बदल दिया। और यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।